अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब और आज हमने इनसे दो बड़े अहम जो है वो सवालात पूछने हैं। जैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। जैन साहब, आपने 1965 और 1971 की जो जंगें थी उसके अंदर भी शिरकत की, उसके अंदर आपने हिस्सा लिया और एक ऐसा वक्त भी है आपकी अस्करी जिंदगी का एक यादगार वाकया है कि आप जा रहे थे, आपको गालबन कुछ भारतीय टैंक्स नजर आए और अगर वो आपकी नजरों में ना आते तो पूरा हमारा ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उसको उड़ा के रख देते। ये क्या वाकया था, जरा इस हवाले से बताइएगा। वो ये था कि ये छोर का इलाका है इधर, इसमें राजस्थान सिंध में, और नया छोर के बाहर आगे डेजर्ट है सारा। डेजर्ट में रेलवे लाइन जाती है भारत के बॉर्डर तक, खोखरा पार तक। चुनाचे रेलवे लाइन को दफा करने के लिए दोनों तरफ से, रेलवे लाइन की दोनों तरफ पे हमने ट्रुप्स अपने लगाए हुए थे। और वो दो प्रोमिनेंट जगह थी, एक को 120 आर कहते थे, यानी वो 120 फुट ऊंचा टीला था। एक 125 आर था, तो एक 200 आर था 200 फुट ऊंचा, और एक 125 आर था लेफ्ट पे जो 125। ये 65 की बात है, 71 की? 71 की, ठीक है। तो मैं 125 आर पे था, वहाँ मैं पोजीशन में था कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर से कॉल आई कुछ कोऑर्डिनेशन के लिए। तो मैंने जीप पकड़ी और मैं निकल के तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ चला। वो जो टीले थे उनसे निकल के बाहर जब मैं रेलवे लाइन के करीब आया हूँ तो मैंने देखा कि रेलवे लाइन के ऊपर टैंक्स हमारे इलाके में आ रहे, क्योंकि एक रात पहले हमारे जो 200 आर वाला डिफेंस था वो इंडियंस के कब्जे में चला गया। नतीजा ये कि अब रेलवे लाइन एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ भारत की फौज है, और वो रेलवे लाइन की तरफ के साथ आ रहे। मैंने जब ये देखे टैंक्स तो मैं बड़ा हैरान हूं कि उन्होंने, कोई जीप छोटी चीज तो नहीं है। मैं टैंक देख रहा हूँ तो टैंक वाला भी तो जीप देख रहा होगा, उसने गोला नहीं मारा। कि मुझे जब नजर पड़ी तो मैंने जीप को हटा के मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा ये दरख्त थे पीछे, और मैंने कहा दरख्तों में खड़ा करो। उधर करके तो मैंने एकदम से गन्स को ऑर्डर दिए। अच्छा, वहां से गायब नहीं हुए कि मैं जाके वापस नहीं, वो जाके तो नहीं, वहीं, क्योंकि वो तो मौका ही इतना, देखो ना टैंक है, मूव कर रहा है। बिल्कुल। अगर आप 5-6 मिनट जाया कर देते हैं तो 5-6 मिनट में वो बिल्कुल काफी फासला तय कर जाएगा। तो बहुत फासला तो था ही नहीं। तो मैंने फौरी तौर पे वहां खड़े होकर गन्स को ऑर्डर देने शुरू किए कि ये इस जगह पे टैंक्स हैं, मैं देख रहा हूँ, और फौरी तौर पे फायर किया जाए इन गन्स के ऊपर। तो गन से फायर किया जाए इन टैंकों के ऊपर। ऑल दो टैंक्स जो हैं वो इस तरह अगर आगे गोला लगे तो थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, लेकिन टैंक डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन कुदरत काम है कि वो जब गोलाबारी हमने शुरू कराई, और मैं उस वक्त नक्शा नहीं था, मैं देख नहीं सकता था कि भी इसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। मैंने अंदाजन उनको वैसे तफसील बताई कि 200 आर नीचे एक कलवर्ट है, कलवर्ट के पास ये टैंक पहुंच चुके हुए हैं, सो यहाँ देखें। तो गन्स ने वो फटाफट हिसाब लगा के उन्होंने फायरिंग शुरू की। वो जब उनके ऊपर गोले आने शुरू हुए तो अल्लाह का काम कि वो कौन पे दहशत ऐसी आई। अच्छा, अब ये टैंक्स हैं, ऊपर से हवाई जहाज से वो स्ट्रैफिंग कर रहे हैं, तो ये टैंक्स पीछे इन्होंने फटाफट रिवर्स गेयर लगाए, भागे वहां से। अगर आप ये काम ना करते हाँ, तो फिर वो आगे ब्रिगेड हेडक्वार्टर था साथ, क्योंकि और तो खाली जगह थी। तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, ये टैंक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में चढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो, और वो सेक्टर खत्म हो जाता क्योंकि हमारा ब्रिगेड सेक्टर था ये। और ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर ऑलरेडी स्ट्रैफिंग हो रही थी हवाई जहाजों से, तो वो तितर बितर हुए पड़े थे, ऊपर से टैंक आ जाते तो खत्म हो जाते। तो मैं जब पहुंचा वहां पे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर थोड़े ही अंदर दरख्तों में था बनाया हुआ, मैं फटाफट वहां पहुंचा, टैंक वापस मुड़ गए। मैं कुछ देर तो देखता रहा कि टैंक दोबारा तो नहीं आ रहे, लेकिन नहीं। तो फिर मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर गया, तो वहां जाके मैंने देखा तो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. अजहर गवर्नर होते थे सरहद के, बट ही वाज इन सर्विस, यूनिफॉर्म में थे। तो उनको मेरा ख्याल है जनरल याया ने भेजा हुआ था कि भी जाके देखें, ये ब्रिगेड सेक्टर जो है बड़ा अहम है और ये ना हो कि ये हाथ से निकल जाए। तो बहुत जख्मी पड़े हुए थे। जनरल अजहर को गोली लगी हुई थी टांग में। वो कैसे गोली लगी? जहाज की स्ट्रैफिंग में, जहाज ने बस मारने शुरू किए इंडियन एयर फोर्स ने। और जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था उस वक्त मेजर था, मेजर सरफराज, बाद में वो मेजर जनरल बना, मुझसे सीनियर था। अच्छा। तो सरफराज को गोली लगी हुई थी गालबन गर्दन में। तो
बच गया सरफराज भी, उनको उन्होंने गर्दन के गिर्द पट्टी बांध के स्ट्रेचर पे डाला हुआ था इवैक्यूएट करने के लिए कि जहाज हटे तो फिर इवैक्यूएट किया जाए। इस तरह वहाँ पे जख्मी थे, ये मैं प्रोमिनेंट लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन और भी। तो मैंने जब ये हालात देखे तो मुझे अंदाजा हो गया कि अब यहाँ पे कोई बातचीत हो नहीं सकती, क्योंकि ये बड़े अबतरी में हैं। तो मैं वापस भागा, मैंने कहा वो टैंक दोबारा ना आने शुरू हो जाए। सही। लेकिन वो अल्लाह ने किया, मैं जाके पोजीशन ली, लेकिन टैंक दोबारा नजर नहीं आए, वो भाग गया उसी वाक़े में। सही। तो इस तरह वो हमारा अल्लाह ने किया कि वो बच गया ब्रिगेड हेडक्वार्टर। हमें बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन एक जो सोल्जर होता है वो जब सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचता है तो उसकी इस कौम के लिए बड़ी खिदमत होती हैं, बहुत। लेकिन मंजर आम पर नहीं होती। ऐसा आपके साथ भी हुआ और भी बहुत सारे लोग होंगे इस हवाले से। देखिए बात यह है कि जब हम किसी मेजर जनरल को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये हम भूल जाते हैं कि वो सारे प्रोसेस से गुजरा है। बिल्कुल। उसने वो सारे मौके देखे हुए हैं जंगों में, या जो वेलफेयर वर्क्स किए हैं भूचाल जल्जले के बाद या कोई और। वो सेकंड लेफ्टिनेंट लेके तो मेजर जनरल तक या जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तक गया है, सब प्रोसेस से गुजरा। ये ऐसे नहीं हुआ कि वो पहले दिन ही आके तो लेफ्टिनेंट जनरल बन गया तो हम कहें जी ये जर्नल तो ये, तो ऐसा होता नहीं। प्रोसेस है, उसके तहत आप जाते हैं तो खुशकिस्मत हैं जो बन जाते हैं। हम लोग 110 से, सिर्फ आप एक लेफ्टिनेंट जनरल? मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल बना, जो हम मिलिट्री अकेडमी में आए 110 से, उनमें से एक मैं लेफ्टिनेंट जनरल बना और बाकी को 4 एक जो मेजर जनरल बने, बाकी को लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हो गया, ब्रिगेडियर। तो प्रोसेस बड़ा टफ है, कंपटीशन वाला है। ये बदकिस्मती है कि बाज लोग जब बड़े सीनियर होते हैं उनके हाथ में जब इख्तियारात आ जाते हैं तो मिसयूज शुरू कर दें या कोई ऐसी बात कर दें, वो बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ इंसान अपनी सारी जिंदगी की जो कमाई, मेहनत, उसको दांव पे लगा देता है, उसको आप बर्बाद कर, कुर्बानी उन्होंने भी दी होती हैं, लेकिन उस चीज को आप खराब कर बर्बाद कर लेते हैं। आप एक गंदी रेपुटेशन छोड़ के निकलते हैं, हालांकि पिछला कैरियर आपका बेतहाशा, तभी आप यहाँ तक पहुंचे होते हैं, आप वहां पहुंचते हैं। सही। तो ये बदकिस्मती है। लेकिन यहाँ पे मैं मसलन बताऊं तुम्हें कि 120, ये मैं तुम्हें वाकया बता रहा हूँ जो मैंने जिक्र आगे नहीं किया। 125 आवर पे जब हम दुश्मन ने हमला किया, पहले 200 आवर फिर 125 आवर, और इसमें जो हमारे ट्रुप्स है ये भाग गए। हमारे ट्रुप्स भाग गए। इतना इंटेंस था उनका हमला, इतना ज्यादा फायर और इतना कुछ था कि ये लोग सेफ्टी के लिए वहां से निकले। मेरा भी सूबेदार साहब जो मेरा था जेसीओ, वहां पे मैंने लगाया हुआ उसको एज ऑब्जर्वर गन्स का फायर लेने के लिए, वो भी निकल गया। मुझे बटालियन कमांडर ने कहा कि वहां से तो ट्रुप्स जो हैं वो भाग गए। मैंने कहा कैसे पता चला कि वो किसी ने, मतलब हमारे लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं फौरन बटालियन कमांडर के साथ हम दोनों गाड़ी पकड़ी और आगे भागे कि जाके देखें किधर है। जब मैं वहां पहुंचा तो टीला तो 125 आर वाला वो ऊंचा था, ये नीचे बाएं तरफ मैदान में कोई उधर झाड़ी में पड़ा हुआ लेटा हुआ है, कोई उधर, और छत छुपा के क्योंकि गोलाबारी हो रही है। तो मैंने ढूंढा तो मेरा वो जैसे भी एक तरफ छुपा हुआ, उसको मैंने निकाला। मैंने कहा चलो निकलो। बाकी भी बड़े कमांडर ने अपने भी फ्रंटरी फोर्स की यूनिट थी, उनको धक्के शके मारे, चलो चल के आगे पोजीशन। तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके हम आगे गए। जब फ्रंट पे पहुंचे तो वहां पे एक ट्रेंच में एक आदमी था जो कि मशीन गन लेके चला और उसने सारे अटैक को रोका हुआ था। सिर्फ एक आदमी, बाकी सारे पीछे हट गए। हाँ, वो कौन था? ये इकबाल इसका नाम था। अच्छा। मशीन गनर। और वो वहां पे कब तक रुकता, मतलब उसका एम्यूनिशन खत्म हो जाना था। एक हमला आपके पास आगे से आ रहा है, आया हुआ है, और वो कई लोग हैं, ये अकेला एक मशीन गन लेकर बैठा हुआ है। उसकी वजह से ये सिचुएशन बच गई। और हमने फिर अपने ट्रुप्स जल्दी जल्दी उनको, क्योंकि हम तो रिंग के पहुंचे, वहां पे तो आगे से फायर आ रहा था, रिंग के पहुंचे तो जो 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 उस समय मेरे जेसीयू की पोजीशन थी, जैसे ओपी कहते हैं, ऑब्जर्वर पोस्ट, वो दुश्मन के कब्जे में जा चुकी थी। और ये पीछे हमने हटके, मैं और वो मेरा जेसीओ, हम दोनों साथ, मैंने उसे कहा कि वो जो तेरी पोजीशन थी ना वो सामने नजर आ रही है, अब इस पे गोलाबारी करवाओ। तो जब उसने अपनी पोजीशन पे गोलाबारी कराई तो पीछे कोरामा, क्योंकि हो इतना दलेर आदमी, ये तो अपने ऊपर ही गोलाबारी करवा रहा है।
और मैं साथ हूँ, अच्छा। और पीछे किसी को पता नहीं है कि मैं साथ हूँ। ठीक है। सो उसको उसी वक्त उसका सिग्नल गया GHQ में कि ये इसने कार्रवाई की है, इसको सितारा जुर्रत दिया जाए, और रात को सितारा जुर्रत उसका अनाउंस हुआ। और वो जो इकबाल था, इकबाल का नहीं हुआ, जो असल हकदार था, हकदार था वो। इकबाल का रंग क्या था, नेक था, हवलदार? नहीं, हवालदार था। हवलदार थे। पता नहीं उसको बाद में उन्होंने दिलवाया, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो दूसरी यूनिट का था। सही। मेरी वो फ्रंटियर फोर्स 39 FF का था, मैं इसमें 40 फील्ड में था, रेजिमेंट में। ठीक। तो हमारा जो था वो तो मेरे यूनिट ने फौरी तौर पे उसको रिकमेंड करके तो SC दे के दिया। जब उनको पता चला कि एक्चुअली मैं था जो फायर करवा रहा था वहां पे, वो कहीं जिक्र ही नहीं है। हाँ, वो जिक्र नहीं था, तो मुझे वो माजरत कर, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। वो जब उनको पता चला कि ये जेसीओ भाग गया हुआ था और मैं उसको पकड़ के लेके आया, जबरदस्ती मोटिवेट करके जो है उसको वापस लाए। मोटिवेट नहीं, धक्के मार के लेके आए। अच्छा, लेकिन वो हवलदार इकबाल जो था उनको उसका नहीं, मुझे गुमनाम पता, सिपाही, मेरा सही ख्याल है खामोश मुजाहिद। वो गुमनाम है। मुझे हमेशा देखें उसका नाम याद रहता है, क्योंकि मैं जब ऊपर रेंगते हम क्रॉल करके पहुंचे, सही। तो मैंने देखा कि मुझसे कुछ आगे 1-1.5-2 गज से वो इकबाल हवालदार, और वो मजाल है कि उसके चेहरे पे कोई खौफ हो या कोई ऐसी परेशानी हो कि वो लगा हुआ है, कभी मशीन गन इधर से को हिलती है तो उधर मार देता है, इधर उधर, वो फायर करके उसने चारों तरफ रोका हुआ। सही। और अटैक जो है वो, और मैं जब खत्म हुआ अटैक, वो फेल हो गया इंडियंस का अटैक। सही। तो फिर हमने देखा जख्मी उनके हमने उठाए फिर वहां से। सही। वो इंदिरा गांधी को गालियां निकालने का माँ की ऐसे हमें मरवा दिया उसने। अच्छा। उस माने इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल थी, बिल्कुल, जिसे बाद में तो वो सिख से कोई और थे, तो उनको जब लेके आए तो वो गालिबन हमें खुश करने के लिए या कुछ, वो माँ बहन की उन्होंने गालियां निकालनी शुरू की। सही। हमने कहा मत निकालो गालियां, तुम चलो चल के अस्पतालों में तुम्हें दाखिल करा दें। सही। तो उनको फिर गाड़ियों में डाल डोल के अस्पताल पहुंचाया, जाके इलाज आ गया। जैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, यकीनी तौर के ऊपर एक चीज का तो ख्याल रखना चाहिए कि हमारे लिए बड़ा आसान होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तनकीद बनाना, तनकीद करना। अगर किसी फौजी जर्नैल की वजह से कुछ गलत इकदाम होते हैं तो हम इस तरीके से अंधाधुंध तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि हम सोचते ही नहीं है कि 25, 30 या 35 हजार लेने वाला एक जो सिक्योरिटी एहलकार है, जो पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर खड़ा है, ये पाक अफगान बॉर्डर पर खड़ा है, जिसको कुछ मालूम नहीं है कि कहां से कोई गोला बारूद आए और उसका निशाना बन जाए। हम इतनी तनकीद करते हैं, उनकी नफ्सियात के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, कितने डिसार्ट होते होंगे, यकीनी तौर के ऊपर ये जरूर सोचना चाहिए। और हवालदार इकबाल जिनका जनरल अमजद शोएब ने जिक्र किया, यकीनी तौर के ऊपर ये पाकिस्तान के वो बेटे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बहुत सारी एजेंसियां सरगर्म रही, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूत अपने कदमों पर खड़ा है और इंशाल्लाह इसी तरीके से ताक़यामत यूं ही खड़ा रहेगा। और हवालदार इकबाल जैसे बेटे सही मानों के अंदर पाकिस्तान के और पाकिस्तानी कौम के मोहसिन भी हैं और फखर भी। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।